नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल की खास पेशकश इतिहास के पन्ने। 14 मई सन 2012, पाक एक्सप्रेस न्यूयॉर्क, एक उर्दू अखबार एक ऐसी खबर छापता है जिससे पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो जाता है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि उस खबर की हेडलाइंस क्या थी। आप हेडलाइन से ही अंदाजा लगा लेंगे कि पूरा मामला क्या है। और खबर का शीर्षक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हैवान या शैतान। अब आप ये जान लीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन था। अगर कम शब्दों में कहूं तो ये वो शख्स है जिसने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। ये वही शख्स है जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए गौरी को आदेश दिए और उसे लूटने को भी कहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के रहते वो 16 बार भारत पर कब्जा करने में विफल रहा। पृथ्वीराज चौहान की इस उदारता से आप समझ सकते हैं कि हिंदू सनातन धर्म में निहत्थे पर वार नहीं करते, हम हारे हुए पर वार नहीं करते और हमारे धर्म में हमेशा ही दंड से पहले माफी के बारे में सोचा जाता है। जब गौरी 17वीं बार फिर से हमला करता है और इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाता है और वहां पृथ्वीराज चौहान के साथ अमानवीय शब्द अगर मैं कहूं तो वो छोटा होगा, इससे भी कई ज्यादा बर्बर हालत कर देता है। पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गौरी जलती हुई सलाखें डलवा देता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान फिर भी कभी उसके आगे नहीं झुकते। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी कला से उस गौरी को वहीं मार दिया था, जिसके बाद खुद उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की लाश को मोइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर ही घसीटते हुए गजनी ले जाया गया था और वहां पर एक मजार के बाहर उनकी कब्र बनवाई गई थी, जिस पर कुछ साल पहले तक लोग जूते मारा करते थे और ये जूते हर उस हिंदुस्तानी पर पड़ते थे, हर उस हिंदू पर पड़ते थे जो खुद को सीना चौड़ा होकर हिंदू कहता था। हमें यहां तक की कहानी पता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वही खबर थी जो उस अखबार में छपी थी और जिसने इतना बड़ा बवाल किया था। दरअसल अखबार में जो खबर छपी थी उसमें लिखा था कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान के मर जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी संयोगिता का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की थी, लेकिन संयोगिता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसी मोइनुद्दीन चिश्ती को आज भी कई सारे हिंदू पूजते हैं। वहां जाकर अपना माथा फोड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, उसकी चौखट पर जाकर उसके चूमते हैं, उसे चाटते हैं, जिसने हमारे ही धर्म की एक सम्मानित स्त्री का सरेआम अपमान किया। वो कहते हैं ना कि अगर बबूल बोया है तो आम के फल कैसे पाओगे। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा गैंग रेप हुआ है और जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ है, उस गैंग रेप में अपराधी बलात्कारी इसी चिश्ती खानदान से थे। अब आपका सवाल होगा कि ये कैसे, हमने तो आज तक कोई भी ऐसा गैंग रेप नहीं सुना। तो उसकी पूरी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। अजमेर का सोफिया गर्ल्स कॉलेज के साथ साथ वहां एक गर्ल्स हॉस्टल भी है जहां बाहर से आई हुई लड़कियां रहती हैं। ये गर्ल्स कॉलेज तब चर्चा में आता है जब 1992 में बहुत सारी हाई प्रोफाइल घर की लड़कियों की नग्न तस्वीरें लोगों के बीच बांटी जाती हैं और उसे दूर दूर तक फैलाया जाता है। फोटोज की कई सारी कॉपी को बनाकर अलग अलग जगहों पर बांटा जाता है। जब ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों की नग्न तस्वीरें बाजार में बांटी जा रही हैं, तो लोगों के होश उड़ गए थे, क्योंकि किसी का भी इस बात पर सोच पाना बहुत मुश्किल था कि इतने बड़े घर की लड़कियां आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं, वो क्यों अपनी नग्न फोटो खिंचवा रही हैं। अब आप कहेंगे कि इस खबर का मोइनुद्दीन चिश्ती से क्या ताल्लुक है। दरअसल ताल्लुक है और सीधा ताल्लुक है। चिश्ती की दरगाह पर जो खादिम होते हैं वो केवल चिश्ती के खानदान से ही होते हैं, उसी के वंशज होते हैं और इन तस्वीरों का इन खादिमों से सीधा संबंध था। इस मामले को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दबा दिया
लेकिन फिर भी हमने इस मामले की और खोजबीन की तो इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स पर हमें इसकी जानकारी मिली। इस पूरे सेक्स स्कैंडल में जो मास्टरमाइंड थे उनका नाम है फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। ये तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। इनमें से जो फारूक चिश्ती है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था और इन तीनों की ही जो पहुंच थी वो दरगाह के खादिम तक थी। इन रेपिस्ट के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही पावर थी। इस रेप केस में जिन लड़कियों का रेप हुआ उनमें ज्यादातर हिंदू लड़कियां थीं और अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से या कार्रवाई करने से इसलिए बचते रहे कि कहीं कौमी दंगे ना हो जाएं। इन तीनों चिश्ती रेपिस्ट को मिलाकर इसमें कुल 18 ब्लैकमेलर थे जो लगातार लड़कियों को उनकी नग्न तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल किया करते थे और उनके साथ संभोग करने के लिए उन्हें मजबूर किया करते थे। आपको बता दें कि भारत का यह सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था और जो भी इस केस को लड़ने के लिए आगे आता उसे डरा धमका करके बैठा दिया जाता। जिन लड़कियों का रेप हुआ था उन लड़कियों के घर वालों ने बदनामी के डर से सामने आने से मना कर दिया। ये मामला एक बार फिर तब तूल पकड़ता है जब रेप की गई लड़कियों में से एक साथ 6 से 7 लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। पीड़ित लड़कियां डिप्रेशन का शिकार होकर ऐसे कदम उठा रही थी और एक ही स्कूल की एक साथ इतनी सारी लड़कियों का सुसाइड करना थोड़ा सा अजीब था। इसी वजह से इस केस को और हवा मिली। एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था कि इस सेक्स स्कैंडल में कई सारे बड़े नेताओं का भी कनेक्शन था, जिसके चलते पुलिस और महिला संगठनों की कोशिश के बावजूद भी ना तो लड़कियां आगे आ रही थी और ना उनके घर वाले। महिला संगठनों और एनजीओ ने लगभग हर उस लड़की से बात की जिनकी फोटो नग्न अवस्था में पाई गई थी, लेकिन सोसाइटी में बदनामी के डर से कोई भी इस केस को फाइल नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बाद 12 लड़कियों ने इस केस को फाइल करवाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी, लेकिन फिर से धमकियां आने लगी उनके परिवार को मारने की, उनके परिवार को बदनाम करने की, जिसके चलते इस केस में करीब 10 लड़कियों ने अपना हाथ हटा लिया और 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और केस को आगे बढ़ाया। इन दोनों लड़कियों ने करीब 16 लोगों को पहचाना, जिनमें से 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और मैं आपको बता दूं, इस पूरे सेक्स स्कैंडल में करीब 250 से भी ज्यादा लड़कियां पीड़ित बनी। इनमें जो मुख्य आरोपी थे वो थे फारूक चिश्ती, जिसने खुद को पागल साबित कर जेल से जमानत पा ली। कुछ आरोपियों को इसमें 10 साल की सजा हुई और एक आरोपी नफीस चिश्ती, जिसे पुलिस 19 साल बाद साल 2012 में पकड़ पाई, उसे भी आसानी से बेल मिल गई। आज भी इस केस के बारे में कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और ये सब सिर्फ इस वजह से हो पाया कि हम 90 करोड़ होकर भी एक साथ नहीं हैं। हमें तब तक किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं होती जब तक वो हम पर नहीं आती, और जब वह हम पर आती है तब हम आवाज उठाते हैं, नारे लगाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। आज से, अभी से आपको तय करना होगा कि आप ऐसे घिनौने लोगों की दरगाह पर जाकर अपना माथा फोड़ना चाहेंगे या ऐसी जगहों का बहिष्कार करेंगे। अब ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है कि ऐसे लोगों का आप कितनी जल्दी बहिष्कार करें। आप देख रहे थे शिवालिक जर्नल की खास पेशकश इतिहास के पन्ने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके जहां तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएं। धन्यवाद।